जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं फरजान आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे वर्णमाला चैप्टर, जिसमें आज हमारी क्लास 5। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि ये वाली क्लासें RWA पर चल रहे UPSI के विनायक बैच की क्लासेस हैं। और आपको पता है कि हिंदी कौन पढ़ा रहा है विनायक बैच में? नवीन शर्मा सर पढ़ा रहे हैं। तो आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दोनों में दे दूँगा। वहाँ से आपको इस PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने वो 4 क्लासेस नहीं देखी हों उन क्लासेस को देख लो, तभी ये क्लासेस आगे की समझ में आएंगी ठीक से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखिए, उच्चारण के आधार पर कैसे किया गया है? उच्चारण क्या होता है? किसी भी वर्ण को जैसे हम बोलते हैं तो वो किस तरीके से उच्चारित किया गया है, ठीक है। उसकी कुछ अवस्थाएं हैं, जैसे कि ये अवस्थाएं: कंठ, तालु जिसे हम तालव्य बोलते हैं, मूर्धन्य जिसे हम मूर्धाव्य बोलते हैं, दंत या दंतव्य, ओष्ठ या होठ, ठीक है। देखिए, एक तरीके से ये हमारा मुंह है, तो इससे हम किस प्रकार से बोलते हैं? देखिए, सबसे जो हमारा हलक है ना, उस हलक से बोलते हैं कंठ, उस हलक को बोलते हैं कंठ। उससे थोड़े से ऊपर को चलकर उसे बोलते हैं तालु। फिर उससे थोड़े से आगे को चलते हैं, उसे बोलते हैं मूर्धा। उससे थोड़े से आगे चलते हैं, फिर दंत, और फिर ओष्ठ, ठीक है। और फिर हमारे नासिक्य, जिसे हम नाक से बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अब कंठ कैसे कैसे बोलते हैं। देखिए, आपको हमने एक क्लास में वर्गीय व्यंजन लिखवाए थे। वर्गीय व्यंजन कितने थे? 25। उन्हीं वर्गीय व्यंजन को लिखेंगे पहले, उन्हीं वर्गीय व्यंजन को लिखेंगे पहले। ये है सारे वर्गीय व्यंजन, ठीक है। तो हम पहले वर्गीय व्यंजन को कैसे बोलते थे? क वर्ग, क वर्ग के व्यंजन, यानी कि क वाली पूरी लाइन। फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, ठीक है। क वर्ग को क्या बोलते हैं हम? कंठ। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। इनमें क वर्ग तो आता है, और एक्स्ट्रा में और क्या क्या आता है? ए, आ, है और विसर्ग। विसर्ग हमने पढ़ा था। अगर किसी स्वर के बाद में ये 2 बिंदी लग जाए तो उसे विसर्ग बोलते हैं। ये 2 बिंदी विसर्ग कहलाती हैं, ठीक है। देखिए, सर ने कुछ ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं तालु। तालु में कौन कौन सा वर्ण आता है? च वर्ग आता है। और च वर्ग में क्या आता है? च वर्ग तो पूरा आता है, यानी कि 5 वर्ण च वर्ग में होते हैं, तो 5 के 5 वर्ण तो आएंगे ही। और एक्स्ट्रा में और क्या क्या आएगा? ई, दीर्घ ई, य और श, ठीक है। और मूर्धा में ट वर्ग आएगा, ट वर्ग के 5 वर्ण, और ऋषि वाला री, और व्यंजन वाला र और श, ठीक है। दंत में कौन कौन से आएंगे? दंत के 5 वर्ण ये हो गए, और ल, से, ज। देखिए, ज नहीं है, ज नहीं है, ज, इसके नीचे नुक्ता है, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओष्ठ यानी कि होठ, होठ में आता है प वर्ग। प वर्ग के ये 5 वर्ण, और क्या है? ये एक्स्ट्रा में है ऊ, दीर्घ ऊ, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं किस तरीके से बताई गई थी ट्रिक। देखिए, विवाह, विवाह किसका हुआ? ईएस का। विवाह, ए आ है, विवाह, ठीक है। विवाह किसका हुआ? ईएस का। ई यस है। विवाह में कौन आए? ऋषि, तो यहाँ से ऋषि बन गया, ठीक है। ऋषि कैसे थे? लाश जैसे, तो लाश जैसे ल से ज, और ऊ, ये याद करना है। बचा कौन से? ऊ और दीर्घ ऊ, ये 2 बचे, ये ही लिख दिए, ठीक है। किसमें? ओष्ठ में। चलिए, अब देखिए, व और फ, ये अलग से याद रखने हैं। व और फ, इन 2 वर्णों को बोलते हैं दंतोष्ठ, यानी कि बोल के देखिए इन्हें, आपके दांत होठ पर रख जाते हैं, व और फ, ठीक है। इसलिए हम इन्हें दंतोष्ठ बोलते हैं। नासिक क्या होते हैं? नासिक के मतलब नाक से बोलने वाले, ये बताए थे। देखिए, कल बताए थे मैंने, अगर नासिक के व्यंजन पूछे तो 5, और कुल नासिक के वर्ण पूछे तो 6। एक एक्स्ट्रा ये काउंट हो जाता है अंक वाला, ठीक है। आयुग्मा में जो अंग आता है वो वाला काउंट हो जाता है। देखिए, अब ये बचे ए, आई, ओ, औ। देखिए, ये संयुक्त स्वर पढ़े थे हमने, तो संयुक्त स्वर किस किस से मिलकर बने थे?
ए और ई से मिलकर क्या बना था, ए और ई से मिलकर बना था ए। अब देखिए ए हमने ए क्या पढ़ा था कंठ, ई क्या पढ़ा था तालु। तो फिर ठीक है, ये दोनों ही कौन से बोले जाएंगे, कंठ तालु से, क्योंकि बाद में जाके ए वाला फिर ए के साथ बनेगा, फिर आई बनाएगा। ठीक है, और ये खुद बना था कंठ तालु से, तो ये भी कंठ तालु से बनेगा। फिर आते हैं ओ और औ पे। देखिए ओ किससे मिलकर बनाया, ए धन उ। तो ए धन उ से मिलकर ए क्या पढ़ा था अभी हमने कंठ, उ क्या पढ़ा था ओष्ठ। तो कंठ ओष्ठ, ये दोनों किससे मिलकर बनेंगे, कंठ ओष्ठ। ठीक है, देखिए नुक्ता, नुक्ता मैंने बताया था तुम्हें पिछली क्लास में भी, जिसके नीचे ये वाली बिंदी लग जाए उसे नुक्ता बोलते हैं। ये वाली नीचे जो बिंदी जितनी भी लग रही हैं ये सब नुक्ता बोली जाती हैं। अरबी फारसी के शब्दों में प्रयोग होते हैं ये। ठीक है, कौन सी भाषा में प्रयोग होते हैं, अरबी फारसी के शब्दों में। ठीक है, और ये इन्हें नई विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं। जो आज के समय पर नई ध्वनियाँ बन रही हैं ना, तो इन्हें नई विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग सबसे पहले हिंदी में किसने किया था, इनका प्रयोग सबसे पहले हिंदी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। ठीक है, हिंदी देखिए अब इनको उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए हम हिंदी में कुछ भी शब्द बोलते हैं तो नीचे एक नुक्ता लगते ही उसका मतलब बदल जाता है, अरबी भाषा में कुछ और निकलता है। ठीक है, देखिए ये हमने ये लिखे के, देखिए इस वाले में गलत लगाया नुक्ता है, नीचे लगना है। ठीक है, क़ ख ग़ ज़ फ़, इन्हें कुछ इस प्रकार से बोलते हैं, और उन्हें हिंदी वाले कैसे बोलते हैं, कै खे गे गे ज़ फ़, इस तरीके से। ठीक है, तो के ख ग़ और फ़, इन चारों को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जीवा के मूल रूप से उच्चारित होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, अली जीवा या जीवा मूल्य कहते हैं। किस किस को, क़ ख ग़ ज़, वो सॉरी फ़। ठीक है, और ज़ को क्या बोलते हैं, अकेले को, इसको बोलते हैं सिर्फ तन। अभी पढ़ा था हमने ले से ज़ वाले में। ठीक है, देखिए अब मतलब कैसे बदलता है। देखिए मैंने लिखा कफ, कैफ है कफ, ये होता है हिंदी में। देखिए कफ का मतलब क्या होता है, बलगम। जैसा कोई खांसी नज़ला जुकाम हो जाते हैं तो बलगम बन जाते हैं ना, बलगम, उसे बोलते हैं हिंदी में कफ, मतलब बलगम। अब देखिए अगर हमने इसी में एक नुक्ता लगा दिया, ये बन जाएगा कफ, कफ। तो कफ का मतलब होता है अरबी में बटन का हिस्सा। खाना, खाना जिसका मतलब होता है भोजन। अब देखिए हमने इसमें नुक्ता लगा दिया खे में, तो ये बन जाएगा खाना, तो बनेगा खाना का मतलब है कमरा या डिब्बा। ठीक है, इसी तरीके से आप इन्हें सभी ने देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था, तो ये रहे क्वेश्चन 5, ये आप खुद बनाना। देखिए प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए एक होता है प्राणत्व के आधार पर, एक होता है घोषात्व के आधार पर। घोषात्व के आधार पर अगली क्लास में है, तो अभी प्राणत्व के आधार पर पढ़ेंगे। देखिए प्राणत्व के आधार पर कितने होते हैं व्यंजन, 2। ठीक है, कौन कौन से, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो या कम वायु प्राण की आवश्यकता हो। मतलब कि देखिए हम बोलते हैं, आपने सुना होगी ज़्यादा बोलने से कि एनर्जी खर्च होती है, तो बोलते हैं तो ध्वनि भी निकलती है, ध्वनि के जरिए ही एनर्जी लॉस होती है। तो इन वाले में एनर्जी कम खर्च होगी बोलते वक्त। ठीक है, तो इन्हें बोलेंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं, जो अभी हमने वर्गीय व्यंजन पढ़े थे ना, सब कुछ उसी का ही खेल है। कौन कौन से आते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, और ये उत्क्षिप्त वाला ड और सभी स्वर। तो टोटल कितने होते हैं ये, 31। देखिए अब ये पहला, तीसरा और पांचवा कहाँ है, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, ये पहली लाइन, ये तीसरी और ये पांचवी, ये क्या है, ये अल्पप्राण है। और जो बचे सब यानी कि दूसरा और चौथा, ये महाप्राण। ठीक है, जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो यानी कि एनर्जी ज़्यादा लॉस हो, ठीक है, वायु के तौर पर, उन्हें बोलते हैं महाप्राण। इसमें कौन कौन से आते हैं, दूसरा, चौथा और एक तो उत्क्षिप्त यहाँ आ गया ड़, और ढ़ वो यहाँ आ जाएगा। इसमें अंतस्थ व्यंजन आए थे य रे ले वे, और इसमें उसमें व्यंजन आ जाएंगे श से श है। ठीक है, ये कितने होते थे, ये 31 टोटल, और ये कितने होंगे 15। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। देखिए आप इसकी PDF लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूँगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना,
वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।